जिनके पास लक्ष्य होता है उनके पास बहाने नहीं होते, और जिनके पास बहाने होते हैं उनके पास लक्ष्य नहीं होता। सो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। और आज हम देखेंगे आईएमपी डायग्राम्स। क्लास 12 बायोलॉजी के बुक में जो आईएमपी डायग्राम्स है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है, उसके ऊपर ये वीडियो है। हमने लाइव स्ट्रीम का देखा था कि क्यों ना इसके ऊपर लाइव स्ट्रीम किया जाए, लेकिन जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ाई में बहुत ज़्यादा बिजी है और उसके कारण हमने जो है वो लाइव स्ट्रीम वो कैंसिल किया। मतलब हमने वो लाइव स्ट्रीम किया था, लेकिन कुछ जो स्टूडेंट्स है वो वहाँ पे आए थे। बाकी जो स्टूडेंट्स थे उनका कहना था कि सर आप जो है इसको ऑफलाइन बनाओ, ओके, लाइव मत लो। तो आपके लिए ये वीडियो मैं ऑफलाइन बना रहा हूँ और ये वीडियो अभी आपके लिए ये पूरा बन चुका है। तो अभी आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आईएमपी डायग्राम्स फॉर क्लास 12 बायोलॉजी एग्जाम। जो बायोलॉजी का आपका पेपर है उसके अंदर, जो आपके बायो का पेपर है उसके अंदर जो बुक है आपका, तो उसमें से जो इंपॉर्टेंट डायग्राम्स है वो मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करो। और इतना बता सकता हूँ कि अगर ये डायग्राम्स आप करके जाओगे तो इसमें से ये डेफिनेटली 100% एक दो डायग्राम्स आपको आएंगे ही आएंगे, इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, तो इसी के साथ ही साथ विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। क्लास 12 बायोलॉजी आईएमपी डायग्राम्स। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर वाइज मैंने डायग्राम्स लिए हैं, पहले चैप्टर फर्स्ट के डायग्राम इंपॉर्टेंट डायग्राम, आफ्टर दैट चैप्टर 2 के इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, देन थर्ड फोर्थ अप टू 15। ठीक है, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट डायग्राम्स बहुत ही ये ज़्यादा है। तो सबसे पहला आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम किसका है। ठीक है, तो ये जो डायग्राम है ये है टीयर्स ऑफ एंथर का। क्या है? टीयर्स ऑफ एंथर। टीयर्स ऑफ एंथर का ये डायग्राम है और मुझे लगता है कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है। चैप्टर फर्स्ट के ऊपर आपको ये आ सकता है डायग्राम। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसकी पॉसिबिलिटीज़ है। सब डायग्राम्स अगर आप करके जाओगे तो उसमें से एक दो आएंगे ही आएंगे, इतना बोल सकता हूँ। तो फिर अभी देखो कि यहाँ पे टीयर्स ऑफ एंथर क्या बताया गया है। एंथर के अंदर, एंथर आपको पता है कहाँ पे होता है, फ्लावर के ऊपर। ओके, एंथर। उसके बाद क्या होता है, स्टेमन। मतलब एंथर और फिलामेंट को हम कलेक्टिवली स्टेमन कहते हैं, जिसका दूसरा नाम है एंड्रोशियम। ठीक है, तो यहां पे देखो एंथर के अंदर आपको 4 लेयर ध्यान में रखने पड़ेंगे, बाकी कुछ नहीं है। देखो इपिडर्मिस सबसे ऊपर की लेयर, उसके अंदर की मिडल लेयर। ओके, उसके बाद देखो उसके ये इपिडर्मिस की बात होती है एंडोथीशियम। ओके, एंडोथीशियम उसके अंदर की है मिडल लेयर, और उसके बाद उसके अंदर की है टैपेटम। ठीक है, तो ये 4 लेयर आपको दिखाने हैं। और उसके बीच में ये जो येलो येलो कलर का दिखा दे रहा है आपको मिडल में, वो है स्पोरोजिनस टिश्यू। क्या है? स्पोरोजिनस टिश्यू। और यहाँ पे एक है कनेक्टिव। ठीक है, तो इतना सारा आपको इस डायग्राम के अंदर आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। उसके बाद टीयर्स ऑफ एंथर। अब यहाँ पे देखो उसके नीचे है डेइसेंस ऑफ एंथर। एंथर जब रिलीज होंगे तब क्या होगा, ऊपर के लेयर आपको ब्रेक दिखाने हैं और नीचे के पोलन ग्रेन्स बाहर जा रहे हैं, ऐसा आपको दिखाना है। यह है टीयर्स ऑफ एंथर। जब टीयर्स ऑफ एंथर की डायग्राम आप निकालते हो तो 4 लेयर आपको दिखाई पड़ेगी। ओके, और वो आपको दिखानी है एग्जाम के अंदर। उसके बाद उसके नेम भी अच्छे तरीके से आपको देने हैं। यह है टीयर्स ऑफ एंथर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, दैट इज रिप्रोडक्शन इन लोअर एंड हायर प्लांट्स की डायग्राम। ओके, सो ये है हमारी डायग्राम नंबर फर्स्ट। ओके, क्लियर हो गया। उसके बाद सेकंड नंबर की डायग्राम, यह है एनाट्रोपस ओव्यूल की। ओव्यूल, ठीक है, ओव्यूल कहाँ पे होता है? ओवरी के अंदर। देखो ऐसा स्ट्रक्चर होता है, आपको पता है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी। और यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे होता है ओव्यूल। और ओव्यूल के अंदर, मतलब ये ओव्यूल है, ओव्यूल किसके अंदर होता है? ओवरी के अंदर। ठीक है, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। तो ओव्यूल बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन आपको एनाट्रोपस ओव्यूल क्यों दिया गया है? बिकॉज एंजियोस्पर्म के अंदर ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ओव्यूल है। ऐसे प्लांट जिसके अंदर सीड अंदर होती है, ऐसे प्लांट्स जिसके अंदर सीड अंदर होती है वो होते हैं एंजियोस्पर्म। और एंजियोस्पर्म में ज़्यादातर प्लांट में यही दिखाई देता है, इसलिए आपको पढ़ाई में ये है एनाट्रोपस ओव्यूल। एनाट्रोपस ओव्यूल का स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे अंदर में क्या होता है, देखो यहाँ पे पूरा बताया गया है आपको। सबसे पहले ऊपर में 3 सेल होते हैं, उसको हम एंटीपोडल कहते हैं। ओके, उसके बाद जो मिडल में जो होता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी न्यूक्लियस, ये सेकेंडरी न्यूक्लियस। उसके बाद ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है आपको वो होता है एम्ब्रियो सैक। मतलब एम्ब्रियो सैक में एंटीपोडल्स होते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस होता है, सिनर्जिड होते हैं और एग होते हैं। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक में क्या क्या है? एंटीपोडल है एम्ब्रियो सैक में, सेकेंडरी न्यूक्लियस है एम्ब्रियो सैक में, सिनर्जिड्स है और एग्स है। ओके, तो एग नॉट एग्स, एग ए मतलब सिंगल एग है। ओके, तो समझ में आ गया आपको। यहाँ पे 4 स्ट्रक्चर होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो 4 स्ट्रक्चर आपको बताने हैं। उसके ऊपर होता है न्यूसेलस, ये आप दिखाई दे रहा है आपको, ये न्यूसेलस। और उसके ऊपर होते हैं 2 लेयर, एक है आउटर इंटीग्यूमेंट, इनर इंटीग्यूमेंट। ओके, ये इनर इंटीग्यूमेंट पहले, उसके बाद ये आउटर इंटीग्यूमेंट। तो यहाँ तक हम आ गए। उसके बाद इसको जो ज्वाइन करता है वो होता है, देखो फ्यूनिकल, ये स्टाल का स्ट्रक्चर है। और ये फ्यूनिकल
ओव्यूल को जिस जगह पे ज्वाइंट होता है, ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो ये फ्यूनिकल है और ये ओहम है, मतलब ओव्यूल है, नॉट ओहम, ओव्यूल, ठीक है। ये ऊपर का पार्ट ओव्यूल है और ये किस जगह पे ज्वाइन हुआ है, इस जगह पे ज्वाइन हुआ है, तो इसलिए जो जगह पे वो ज्वाइन होता है उसको हम हिलम कहते हैं। ओके, हिलम। और ये ओव्यूल किससे अटैच होता है, प्लेसेंटा। और ओव्यूल की ये जो नीचे वाली साइड होती है उस साइड को हम क्या कहते हैं, माइक्रोपिलार साइड। और ऐसा ओव्यूल जिसके अंदर माइक्रोपिलार साइड नीचे की डायरेक्शन में होता है उसी को ही हम एनाट्रोपस ओव्यूल कहते हैं। तो देखो ये माइक्रोपिलार साइड नीचे की डायरेक्शन में डाउनवर्ड है। ओके, जब माइक्रोपिलार साइड डाउनवर्ड होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, एनाट्रोपस ओव्यूल। समझ में आ गया आपको एनाट्रोपस ओव्यूल में क्या बताना है, तो वो आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक में आपको 4 स्ट्रक्चर, उसके ऊपर न्यूसेलस, उसके ऊपर 2 लेयर, आउटर एंड इनर इंटीग्यूमेंट, उसके बाद हिलम पे वो अटैच है और फ्यूनिकल्स उसको अटैच करता है और दूसरी तरफ फ्यूनिकल अटैच होता है प्लेसेंटा से। समझ में आ गया, ये पूरा आपको बताना है एनाट्रोपस ओव्यूल के अंदर। यह है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम नंबर 2। उसके बाद देखते हैं डायग्राम नंबर 3 के ऊपर आते हैं, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 के ये डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम। तो देखो हमने देखा कि ये जो डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है व्हाइट व्हाइट, ये क्या है, ये एनाट्रोपस ओव्यूल है। इसके पहले ही हमने देख लिया। देखो अभी जब पोलन ग्रेन्स आते हैं तो ओव्यूल में वो किस जगह से एंटर हो रहे हैं उससे फिनोमिनॉन डिफरेंट आते हैं। जैसे कि अगर माइक्रोपिलर साइड से वो एंटर हो रहे हैं तो उसको हम कहते हैं पोरोगैमी। अगर वो चलाजल साइड, ये ऊपर की चलाजल साइड होती है, तो चलाजल साइड से अगर एंटर हो रहा है वो, ओके, पोलन ट्यूब। ओके, सो ये जो यहाँ पे पोलन ग्रेन है वो पोलन ट्यूब से आता है और ये पोलन ट्यूब आ रही है। देखो पोलन ट्यूब अगर पोलन चलाजल साइड से एंटर हो रही है तो उसको चलाजोगैमी। और पोलन ट्यूब ये माइक्रोपिलर साइड नीचे की साइड से भी नहीं, ऊपर की साइड से भी नहीं, मिडल से अगर आया, मतलब थ्रू इंटीग्यूमेंट्स, ये इंटीग्यूमेंट को काट के अगर आया उधर से, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेसोगैमी, बिकॉज दोनों के मिडल से गई, ठीक है। तो पोरोगैमी में जब ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब एंटर होगा माइक्रोपिलर साइड से, नीचे की साइड से, तब उसको पोरोगैमी। ऊपर की साइड मतलब चलाजल साइड, और ऊपर के साइड से अगर वो एंटर हो रहा है पोलन ट्यूब तो उसको हम चलाजोगैमी और ये मेसोगैमी। ये डायग्राम के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ओके। या फिर ये डायग्राम देखें और आपको नीचे नाम लिखना पड़ेगा, चलाजोगैमी, मेसोगैमी, ओके। सो ये ऐसा भी क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। तो ये है अपना, ये तीनों भी डायग्राम्स किसके ऊपर है कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर किस साइड से एंटर हो रहा है, और वो जिस साइड से एंटर हो रहा है वैसे डिफरेंट प्रोसेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। 3। उसके बाद 4th नंबर की डायग्राम, ओके। 4th नंबर की डायग्राम जो है वो है टीएस ऑफ टेस्टिस। टीएस ऑफ टेस्टिस, टेस्टिस का टीएस, ट्रांसवर्स सेक्शन, ओके। ये अभी चैप्टर नंबर 2 की आपको डायग्राम दिखाई दे रही है। चैप्टर नंबर 2 की डायग्राम अभी स्टार्ट हो चुकी है। तो इस डायग्राम में आपको बताना है, सबसे पहले तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बहुत सारे होते हैं, ओके। जो अपना जो टेस्टिस होता है उसके ऊपर की लेयर देखो, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। कौन सी लेयर होती है, ट्यूनिका अल्बुजिनिया। उसके बाद क्या होता है, देखो उसके बाद अंदर ये सर्टोली सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स जो कि स्पर्म को नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं। और इधर मिडल में क्या दिखाई दे रहा है आपको, मिडल में स्पर्म होता है, ओके। सर्टोली सेल, मिडल में स्पर्म, और उसके बाजू में ये देखो क्या होते हैं, बाजू में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होते हैं, ओके। और यहाँ पे सर्टोली सेल के यहाँ पे क्या होता है, स्पर्म बंडल जिसको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, और बीच में एकदम नरिशमेंट लेने के बाद पूरा जो कंप्लीट स्पर्म डेवलप होता है वो आपको बीच में दिखाई दे रहा है। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, ये दो किसके बीच में, 2 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो आपको दिखाई दे रहे हैं उसके बीच में, ओके। यहाँ पे लीडिंग सेल्स भी होती है या फिर उसको हम इंटरथिशियल सेल्स भी कहते हैं, ओके। तो ये बीच में होते हैं यहाँ पे। और जर्मिनल इपिथेलियम सबसे ऊपर के लेयर, ओके। कलेक्टिवली इसको क्या कहेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके ऊपर की लेयर जर्मिनल इपिथेलियम, उसके बाद बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। ये कनेक्टिव टिश्यू। तो ये टेस्टिस का आपको पूरा डायग्राम आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, टीएस ऑफ टेस्टिस। देखो ये जो डायग्राम्स है इसके ऊपर क्वेश्चन भी आ सकता है कि आपको अगर ऐसा बोला कि एड अ नोट ऑन टीएस ऑफ टेस्टिस, तो टीएस ऑफ टेस्टिस में आपको पहले थ्योरी लिखनी पड़ेगी, उसके बाद डायग्राम निकालनी पड़ेंगी। मतलब आपको ये कलेक्टिव, देखो बायो में क्या होता है कि डायरेक्टली डायग्राम भी पूछ लेते हैं कि ड्रॉ दिस डायग्राम। कौन सी भी आपको डायग्राम पूछेगी 2-3 मार्क के लिए आपको पूछ सकते हैं डायग्राम, 2 या फिर 3 मार्क्स के लिए मैक्सिमम, ओके। 4 मार्क के लिए ये क्वेश्चन तो आएगा ही नहीं, तो 2 या 3 मार्क के लिए आपको डायग्राम पूछ सकते हैं डायरेक्टली कि ये डायग्राम निकालो 3 मार्क ले जाओ, मतलब आपको थ्योरी लिखने का जरूरत ही नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जहाँ पे थ्योरी होता है तो वहाँ पे डायग्राम्स आपको ड्रॉ करने पड़ते हैं, हो गया, आउट ऑफ मार्क्स लेने के लिए, तो वो भी ध्यान में रखना। उसके बाद डायग्राम नंबर 5 देखते हैं। डायग्राम नंबर 5 आपके सामने है, स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, चैप्टर नंबर 2 से।
देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, हेड सीधा सीधा है, हेड, नीक एंड मिडल पीस और टेल, 4 पार्ट में ये पूरा क्या हुआ है, डिवाइड हुआ है आपका ये स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म का। ओके, उसके ऊपर पहले एक्रोजोम होता है, कैप लाइक स्ट्रक्चर, जैसे कि एक कैप होती है जो हम हमारे सिर के ऊपर पहनते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे एक्रोजोम एज ए कैप वो दिखता है। उसके बाद बीच में न्यूक्लियस होता है। उसके बाद यहाँ पे उसके निक रीजन में देखो आप, निक रीजन में क्या होते हैं, सेंट्रियोल उसके, दैट इज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल, 2 टाइप के सेंट्रियोल उसके निक रीजन में होते हैं। उसके बाद मिडल पीस में होता है माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। और ये टेल किसके अंदर काम आती है, लोकोमोशन के अंदर। लोकोमोशन मतलब क्या होता है, मूवमेंट करने के लिए टेल काम में आती है। टेल जो है वो विस्प्लैश मूवमेंट, ऐसा कंटिन्यूसली मूवमेंट करती है जिससे स्पर्म आगे आगे बढ़ता है। समझ में गया, ये प्रिंसिपल पीस और एक एंड पीस के पहले जो होता है वो प्रिंसिपल पीस और लास्ट में एंड पीस, ये डायग्राम आपको बतानी है। ये है 5th नंबर की डायग्राम, मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम फ्रॉम चैप्टर नंबर 2। उसके बाद चैप्टर नंबर 3 के ऊपर अभी हम आ गए हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर ज़्यादा कुछ डायग्राम्स है नहीं है, जो भी जितनी भी आपको है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। उसके अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम जो है वो अभी हम आ गए डायग्राम नंबर 6 के ऊपर। ठीक है, सो डायग्राम नंबर 6 मोस्ट इंपॉर्टेंट में आपको है पार्ट्स ऑफ क्रोमोसोम की आपको डायग्राम यहाँ पे दिया गया है। तो देखो यहाँ पे क्या दिया गया है, सबसे पहले क्रोमोसोम देखो ऐसा है, एक्स लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है क्रोमोसोम का। उसके बाद यहाँ पे देखो क्रोमोमियर से टीलोमियर है लास्ट में। उसके बाद सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन है, और प्राइमरी कंस्ट्रक्शन का दूसरा नाम है सेंट्रोमियर। ठीक है, ये देखो आप सेंट्रोमियर यहाँ पे बीच में अटैच होता है, सेंट्रोमियर अटैच होता है बीच में क्रोमोसोम के। तो ये इसकी पोजीशन अलग अलग होती है, कभी बीच में होता है, कभी वो एंड में होता है, कभी नियर टू एंड होता है, कभी अवे फ्रॉम मिडल होता है। तो उसके अकॉर्डिंग उसके डिफरेंट टाइप्स भी गिरते हैं। अगर आपने थ्योरी पढ़ा है, इसका चैप्टर पढ़ा है, तो आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल आपको सिर्फ डायग्राम पूछ सकते हैं ये क्रोमोसोम। ओके, क्रोमोसोम की डायग्राम निकालो, या फिर शोइंग सेकेंडरी स्ट्रक्चर एंड द डिटेल्स। देखो पार्ट ऑफ क्रोमोसोम ऐसा अगर आपको डायग्राम निकालना पड़ा तो ये आपको डायग्राम निकालनी पड़ेगी। ठीक है, क्रोमोसोम के कौन कौन से पार्ट होते हैं, उसको न्यूक्लियोलस होता है, सैटेलाइट होता है, सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन होता है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होता है, टीलोमियर होता है, ये पूरा आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देन डायग्राम नंबर है 7, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम नंबर 7, ये जो चैप्टर 4th से है, 4th से निकाली गई है, जो कि ये न्यूक्लियोसोम की। ओके, न्यूक्लियोसोम की ये डायग्राम है। ये डीएनए पैकेजिंग के अंदर एक डायग्राम होता है, वो है न्यूक्लियोसोम। और ये न्यूक्लियोसोम बनता है हिस्टोन प्रोटीन से, ओके, लिंकर डीएनए से, और यहाँ पे देख सकते हो आप हिस्टोन प्रोटीन और लिंकर डीएनए। ओके, H1 हिस्टोन, ये दोनों को ज्वाइन करता है। तो ये डायग्राम आपको ये ऑक्टेमर है, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन, मतलब हिस्टोन पार्टिकल 8 दिए गए हैं, जैसे कि 1 2 3 4, उसके बाद ये 5 6 7 एंड 8। तो इसी तरीके से 8 आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 ऑक्टेमर, ये 8 है इसलिए इसको हम ऑक्टेमर कहते हैं, मतलब 8 इन नंबर, ऑक्टेमर ऑफ हिस्टोन प्रोटीन। उसके बाद यहाँ पे डीएनए है, देखो ये डीएनए, उसके ऊपर डीएनए होता है अटैच, और ये दोनों को H1 हिस्टोन क्या करता है, उसको लॉक कर देता है। ठीक है, यह है न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर। और ये कंटिन्यूसली ज्वाइन होते हैं, इसको दूसरा ऐसा ज्वाइन होता है, उसको और दूसरा ज्वाइन होता है। मतलब ये कैसा स्ट्रक्चर दिखता है, जैसे कि एक बीड है, बीड ऑन स्ट्रिंग है, एक धागा है, और जिसके ऊपर ऐसे वहाँ पे मनी लगाए हुए हैं, उसको हम कहते हैं बीड्स ऑन अ स्ट्रिंग स्ट्रक्चर। ओके, अगर आपने थ्योरी पढ़ा है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये है डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है 7 नंबर की। आपको न्यूक्लियोसोम के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, दैट इज राइट अ नोट ऑन डीएनए पैकेजिंग। तो डीएनए पैकेजिंग के ऊपर अगर आपको क्वेश्चन आया तो ये डायग्राम आपको ड्रॉ करनी ही करनी पड़ेगी, बिकॉज बायोलॉजी में जो भी क्वेश्चन है जिसके अंदर डायग्राम्स है वो निकालो। अगर डायग्राम निकाला तो आप कंफर्म कर रहे हो कि वो आउट ऑफ मार्क्स आप ले सकते हो। अगर डायग्राम नहीं निकाला, कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन किया, कितना भी अच्छा थ्योरी लिखा, लेकिन कोई रीज़न नहीं है आपको आउट ऑफ मार्क्स देने का, इसलिए आउट ऑफ मार्क्स के लिए आपको डायग्राम निकालना पड़ेगा। उसके बाद डायग्राम नंबर 8 जो कि है चैप्टर नंबर, बताओ किससे, चैप्टर नंबर 7। सो ये जो डायग्राम है यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रूट टिप। यहाँ पे ये चैप्टर के अंदर जो रिड्यूस है, बहुत ज़्यादा रिड्यूस है, आपको पता है चैप्टर। सो रूट टिप शोविंग रूट हेयर जोन। सबसे पहले तो रूट हेयर जोन आपको दिखाई दे रहा है, स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, ये आपको पूरा डायग्राम निकालना है। इसके अंदर जोन होते हैं, जैसे कि मैचुरेशन जोन, रूट हेयर जोन, उसके बाद होता है जोन ऑफ इलोंगेशन एंड द मेरिस्टेमेटिक रीजन।
तो ये 4 रीजन होते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे, ये आपको दिखाने पड़ेंगे। रूट कैप दिखानी पड़ेंगी, जो अनवांटेड जो पार्टिकल्स होते हैं उसको ये प्लांट बॉडी के अंदर आने नहीं देता। उसके बाद ये स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर, और डिटेलली ये जो रूट हेयर है उसका स्ट्रक्चर आपको जूम करके दिखाया गया है। ये अंदर का जो साइटोप्लाज्म है वो देखो आप बाहर आ गया है थोड़ा, यहाँ पे न्यूक्लियस है, देखो ये न्यूक्लियस, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है। मतलब ये जो अपना सिंपल में रूट हेयर है वो सेल है, सिंपल में एक क्या है, सेल है। देखो उसका साइटोप्लाज्म बाहर आ गया है, ये सेल मेम्ब्रेन बाहर आ गया है और जिससे एक धागे के जैसा स्ट्रक्चर बन गया है, वो है ये डायग्राम नंबर 8 की, जैसे स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर या फिर रूट टिप शोविंग द रूट हेयर जोन। ओके, आपको क्वेश्चन आ सकता है, राइट अ नोट ऑन जोन्स प्रेजेंट इन रूट। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, या फिर आपको स्ट्रक्चर ऑफ रूट हेयर आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना, ये है डायग्राम नंबर 8 नंबर की डायग्राम। ओके, डायग्राम नंबर 8 फ्रॉम चैप्टर नंबर 7, दैट इज दी रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन। रेस्पिरेशन एंड सर्कुलेशन से ये आपकी डायग्राम आ रही है चैप्टर नंबर 9th नंबर की डायग्राम। चैप्टर नंबर 8 से ये डायग्राम आई है। देखो यहाँ पे न्यूट्रोफिल है, देखो बेसोफिल है, इओसिनोफिल है, लिम्फोफिल्स है और मोनोसाइट्स है। ये सभी WBC के टाइप है। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स के टाइप्स है। ओके, उसमें से ये जो 3 है वो है ग्रैन्युलोसाइट्स और ये है अग्रैन्युलोसाइट्स। ग्रैन्युलोसाइट्स मतलब जिसके साइटोप्लाज्म में ग्रैन्यूल्स है, आप देख सकते हो छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, और यहाँ पे ग्रैन्यूल्स नहीं है इसलिए हम इसको अग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं और इसको ग्रैन्युलोसाइट्स कहते हैं। समझ में आ गया। लेकिन इसके अंदर आपको एक खासियत दिखाई दे रही होगी, इसका जो न्यूक्लियस है अंदर का वो डिफरेंट शेप का है। इसके ऊपर क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। देखो जैसे कि या मोनोसाइट्स के अंदर आपको किडनी शेप न्यूक्लियस दिखेगा, लिम्फोसाइट्स में आपको सेल से कंपेरिजन में न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा, यूसिनोफिल के अंदर आपको देखो कॉमा शेप आपको ये दिखाई देगा, या फिर बायलोब हम इसको कहते हैं, 2 लोब। और यहाँ पे देखो बेसोफिल्स में आपको कॉमा शेप न्यूक्लियस दिखेगा और न्यूट्रोफिल्स में मल्टीलोब दिखेगा, क्योंकि 2 से ज़्यादा लोब है। ये बायलोब, मल्टीलोब, कॉमा शेप न्यूक्लियस, ये बड़ा न्यूक्लियस है सेल से कंपेरिजन में, और ये है किडनी शेप न्यूक्लियस। तो इसके ऊपर आपको डेफिनेटली क्वेश्चन आएंगे, तो ये ध्यान में रखना आप क्लियरली। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है 9th नंबर की। उसके बाद 10th नंबर की अगर डायग्राम देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 12 बायोलॉजी बोर्ड एग्जाम के अंदर, तो वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देखो हार्ट के 4-5 डायग्राम है। सबसे पहला तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देन इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, उसके बाद है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट। तो ये आपको डायग्राम है, आगे हम देखेंगे। ये देखो कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी आपके इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखो अगर आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट के डायग्राम अगर निकालने को बोली तो आपको ये पूरा निकालना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पे बहुत सारे नाम हैं, इतने आपने नहीं भी दिए तो भी चलेगा, लेकिन आधे कम से कम आपको मिनिमम 10 आपको यहाँ पे लेबल करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे लगभग 20 के आसपास है। तो आपने 10 अगर भी नाम दिए तो भी चलेगा। तो आप कौन से नाम दोगे? देखो ऊपर के क्या होता है, सबसे पहले तो ऑरिकल्स और वेंट्रिकल्स। देखो लेफ्ट एट्रियम, ऑरिकल का मतलब एट्रियम सिंपल में। ओके, सो एट्रियम का ही दूसरा नाम ऑरिकल होता है। तो लेफ्ट एट्रियम, उसके बाद राइट एट्रियम, ये 2 नाम तो आपके हो गए। उसके बाद नीचे के वेंट्रिकल। ओके, तो इसलिए यहाँ पे राइट वेंट्रिकल और यहाँ पे लेफ्ट वेंट्रिकल, तो हो गए 4 आपके नेम्स हो गए देने के। उसके बाद ये जो ऊपर के, ये देखो आपको ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, वो है सुपीरियर वेना कैवा, वो पूरे बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है। तो ये ऊपर का सुपीरियर वेना कैवा वो वेना कैवा है, और नीचे का इन्फीरियर वेना कैवा। ऊपर का सुपीरियर, नीचे का इन्फीरियर, तो ये वेना कैवा है जो बॉडी से ब्लड कलेक्ट करता है, डीऑक्सियल ब्लड कलेक्ट करता है। तो वही आपको बताना है, बाकी कुछ नहीं है। ओके, उसके बाद आपको क्या बताना है, देखो ये बाइकस्पिड वॉल बतानी है, जो कि लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होती है बाइकस्पिड वॉल, और राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होती है ट्राइकस्पिड वॉल। वही आपको यहाँ पे नाम देने हैं। देखो आपके कितने नाम हो गए यहाँ पे, लगभग आपके 9 नेम्स यहाँ पे देने हो गए। 2 वेंट्रिकल्स के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होता है, 2 वेंट्रिकल के बीच में, इसलिए इंटर वेंट्रिकुलर, 2 वेंट्रिकल के बीच में सेप्टम। ओके, एक सेपरेट करता है 2 वेंट्रिकल्स को, वो बताना है आपको। उसके बाद ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, ये सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग है। ओके, उसके बाद आपको आर्टरीज एंड वेन्स बताने हैं। देखो राइट पल्मोनरी आर्टरीज और यहाँ पे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरीज, और ऊपर की राइट पल्मोनरी आर्टरी और लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, आर्टरी और वेन्स ये आपको बता देने हो गया आपका। क्या अब ये की बचा है, वो है लेफ्ट कॉमन कॉर्टिड आर्टरी, जो कॉमन है। ठीक है, तो ये आपको बताना है। आपको चैप्टर नंबर ये 8 की जो है वो डायग्राम है, वो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन हार्ट। ओके, सो ये आपको 10 नंबर की डायग्राम है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। 11 नंबर की डायग्राम देखते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, और वो है कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट।
कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट, मतलब आपको शो करना है कि हार्ट के अंदर कैसे ब्लड कलेक्ट मतलब कंडक्ट होता है, फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस कैसे जाता है। तो यहाँ पे राइट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल, ये तो कॉमन ही रहेंगे 4 नाम। तो यहाँ पे आपको नोड्स बताने हैं, नोड्स दैट इज एसे नोड, सीनो ऑरिकुलर नोड, उसके बाद एवी नोड दैट इज ऑरियो वेंट्रिकुलर नोड। देखो क्या होता है कि ये नोड होता है जिससे वहाँ पे क्या होता है, कॉम्प्रेस होता है वो, ठीक है, हार्ट बीट होती है। ओके, कॉन्ट्रैक्शन किससे होता है, एसे नोड से। तो ऑरिकुलर कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो कॉन्ट्रैक्शन जाता है एवी नोड के पास, दैट इज एवी नोड दैट इज एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और उस नोड से वो जाता है यहाँ पे देखो बंडल ऑफ हीज। ओके, देखो बंडल ऑफ हीज से वो जाता है परकिंज फाइबर, लास्ट में वो है परकिंज फाइबर, एक लास्ट वाले एक हम बोल सकते हैं नेटवर्क। तो यहाँ से पूरा ऐसा करके क्या होता है, पूरा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है बिकॉज इसका नेटवर्क है, ठीक है। सबसे पहले ऐसे नोड वाइब्रेट करता है, उसके बाद एवी नोड वाइब्रेट करता है। तो अभी क्या होता है, कभी कभी जो ऐसे नोड है वो फेल हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियल वहाँ पे नोड लगाते हैं, आर्टिफिशियल मशीन लगाते हैं जो कॉन्ट्रैक्शन करता है। ओके, उसको हम पेस मेकर कहते हैं। क्या कहते हैं, पेस मेकर। तो ये ध्यान में रखना है। कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ हार्ट की डायग्राम आपको ड्रॉ करनी है। डायग्राम नंबर 11 है मोस्ट इंपॉर्टेंट। डायग्राम नंबर 12 मोस्ट इंपॉर्टेंट जो डायग्राम है 12, वो चैप्टर नंबर आती है आपकी 9 से, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वो है सैजिटल सेक्शन ऑफ ब्रेन, ब्रेन का सैजिटल सेक्शन, ठीक है। तो 2 हेमिस्फीयर होते हैं ब्रेन। ओके, ब्रेन बनता है 2 हेमिस्फीयर से ऐसा। तो हमने क्या किया, आधा काट दिया और आधा काट दिया, उसको थोड़ा घुमाया। ओके, इसको हमने क्या किया, घुमाया। ये जो पार्ट है यहाँ पे आप देख सकते हो, ये जो हम दिखाई दे रहा है डायग्राम में, इधर वाला पार्ट है बिकॉज इसको काट दिया है ना। तो ठीक है, तो ये वाला वो स्ट्रक्चर है, उसके बीच में आपको पूरा बताना है। डायग्राम नंबर बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डायग्राम नंबर है 13 जो कि है स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी। स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी, अगर कोविड-19 की बात करें तो ये डायग्राम तो आपको पूछेंगे, बोल सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है। एंटीबॉडी कैसा काम करता है। ओके, सो इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, राइट स्ट्रक्चर और राइट अ नोट ऑन एंटीबॉडी, या फिर बोल सकते हैं ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एंटीबॉडी फॉर 2 मार्क्स और 3 मार्क्स। ओके, तो ये आपको ड्रॉ करनी है कि इसके 2 साइड होते हैं। पहला तो लाइट चेन होते हैं और हेवी चेन होते हैं। देखो ये हेवी चेन, ये लाइट चेन। ओके, उसके बाद देख सकते हो आप यहाँ पे लाइट चेन और हेवी चेन के होते हैं वेरिएबल रीजन और नॉन वेरिएबल रीजन। ओके, देखो ये जो है वेरिएबल रीजन मतलब क्या कि जो डिफरेंट है उसका स्ट्रक्चर, देखो ये वेरिएबल रीजन है, अलग अलग स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको, और ये कांस्टेंट रीजन है। ओके, तो लाइट चेन और हेवी चेन तो फिर दोनों चेन की भी हो गए, दोनों चेन की भी क्या होंगे, फिर वेरिएबल रीजन हो गए और कांस्टेंट रीजन हो गए। वही आपको डायग्राम निकालनी है। सो ये जो यहाँ पे आप देख सकते हो, दोनों जो चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से अटैच होती है। ओके, लाइट चेन और हेवी चेन, और उसके बाद ये दोनों भी चेन यहाँ पे बीच में भी डाइसल्फाइड बॉन्ड से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ये आपको यहाँ पे बताना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं। उसके बाद ये हिंग जो है वो भी बताना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे जो कर्वेचर होता है, जो बेंडिंग हुआ है, उसको हिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट 13 नंबर की। 14 नंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम है स्ट्रक्चर ऑफ HIV। स्ट्रक्चर ऑफ HIV, इसके ऊपर के लेयर आपको बताना है, GP120, GP41, उसके बाद ये मैट्रिक्स प्रोटीन, लिपिड कोट, कैप्सिड प्रोटीन और रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन एंजाइम होता है बीच में, और ये RNA होता है, ठीक है। HIV क्या है, ये वायरस है, ह्यूमन इम्यूनो वायरस, और वायरस में DNA नहीं होता, RNA होता है एज ए जेनेटिक मटेरियल, इसलिए आपको यहाँ पे RNA दिखाई दे रहा है। तो ये डायग्राम है मोस्ट इंपॉर्टेंट। 15 नंबर का चार्ट है आपको, ये डायग्राम भी हम इसको कंसिडर कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है। इसका अंदर देखो जीनोटाइप, ब्लड ग्रुप जीनोटाइप, उसके बाद एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC, एंटीजन इन द सीरम, ये आपको पूरा याद होना चाहिए, ठीक है, याद होना चाहिए। अगर आपको CET में अच्छा स्कोर करना है, अगर आपको नीट के अंदर अच्छा स्कोर करना चाहिए, तो ये चार्ट आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसलिए मैंने इसको यहाँ से लिया है इस लिस्ट के अंदर। देन डायग्राम नंबर 16, ओके, डायग्राम नंबर 16 वो है बायोगैस प्लांट की। बायोगैस प्लांट की भी डायग्राम आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डंग वाटर, यहाँ पे देख सकते हो आप, डाइजेस्टर होता है, ये स्लज होता है। यहाँ पे क्या करते हैं, ये वाटर डालते हैं एक यहाँ पे जगह, मतलब एक टैंक में, और दूसरे टैंक में क्या करते हैं, स्लज डालते हैं। जो भी बाकी का जो कचरा होता है वो पूरा यहाँ पे डालते हैं, ठीक है। यहाँ पे डंक वाटर, मतलब डंक वाटर क्या हो गया कि जो कैटल्स है उनका जो डंग निकलता है वो वाटर मिक्स करते हैं वो वाटर के साथ, ठीक है। और ये स्लज कचरा, यहाँ पे गैस होल्डर होता है, और ये पाइप है बायोगैस, जिससे अंदर हम कुकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं।
और लास्ट नंबर की डायग्राम जो है वो डायग्राम नंबर है 70। लास्ट नंबर की डायग्राम वो है एज पिरामिड्स की। एज पिरामिड्स, देखो एज पिरामिड्स में आपको 3 बातें ध्यान में रखनी पड़ती है। एक है प्री रिप्रोडक्टिव एज, देन रिप्रोडक्टिव एज एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज, यानी पॉपुलेशन बोल सकते हैं। एक तो रिप्रोडक्टिव मतलब जो अडल्ट है, जो रिप्रोडक्शन के लिए रेडी है, वो हो गई रिप्रोडक्टिव एज। उसके पहले जो है वो हो गया प्री रिप्रोडक्टिव एज, उसके पहले वाली प्री, और उसके बाद हो गई पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज। ओके, मतलब यहाँ पे बच्चे होंगे, यहाँ पे अडल्ट होंगे और यहाँ पे बूढ़े लोग होंगे, है कि नहीं। तो अभी जिस देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, मतलब उनकी ग्रोथ कैसी ग्रोथ है, तो अगर ग्रोथ होने के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले बच्चों का प्रमाण ज़्यादा होना चाहिए। तो मतलब ग्रोथ हो रही है। अगर बच्चों का प्रमाण कम है तो क्या हो रहा है, सिंपल में ग्रोथ नहीं हो रही है। ओके, तो यहाँ पे ग्रोथ के आपको टाइप दिखाई दे रहे हैं। एक है रैपिड ग्रोथ, बिकॉज यहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा, देखो 0 to 14 ईयर, दैट इज ब्लू, बहुत ज़्यादा दिख रहा है। स्लो ग्रोथ में क्या होता है कि ये जो न्यू इंडिविजुअल्स है, दैट इज प्री रिप्रोडक्टिव पॉपुलेशन, वो कम होती है, इतना भी नहीं लेकिन होती है। जीरो ग्रोथ में क्या होता है कि जितना अडल्ट है उतने ही बच्चे हैं, मतलब वो जैसे कि वैसी ग्रोथ है। मतलब अगर इंडिविजुअल्स 1000 हो गए तो अगले साल भी 1000 हो गए, ठीक है। तो ये ग्रोथ कैसी है, वो है जीरो ग्रोथ। और दूसरा होता है निगेटिव ग्रोथ, मतलब क्या कि जो न्यू बच्चे आ रहे हैं वो कम है, मतलब ग्रोथ बढ़ तो नहीं रही है, घट रही है, दैट इज निगेटिव ग्रोथ, ठीक है। तो ये चार्ट आपके लिए बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डायग्राम्स में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि टोटल 17 डायग्राम्स आपको ये करके जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और मुझे लगता है कि अगर ये पूरा आप करके जाओगे तो डेफिनेटली इससे आपको इतना फ़ायदा होगा कि आप फिर कमेंट करना, आप फिर बाद में हम देखेंगे, हम जब आपका पेपर होगा तब आपको समझ में आएगा कि नहीं इसका बहुत फ़ायदा हुआ, और मैं फिर भी बताऊंगा आपको बाद में कि देखो मैंने बोला था वही हुआ। तो इसके साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे मोटिवेट, थैंक यू सो मच।